यहाँ पर पार्लियामेंट की जरूरत है क्या? हाँ, जरूरत तो है। देश में सरकार बनानी हो तो लोकसभा बहुमत मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। पुराने कानूनों में बदलाव कराना हो, नए कानून लाने हो, तो ऐसे में पार्लियामेंट की भूमिका अहम होती है। हमने अपना पार्लियामेंट्री मॉडल ब्रिटिशर्स से लिया, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। नाम है एक जगह का जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिल्डिंग स्थित है। वहाँ पर दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, अपर हाउस जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हमारे यहाँ पर भी लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं। आज हमें राज्यसभा इलेक्शंस की बात करनी है। यहाँ पर आपको राज्यसभा का ही चैम्बर दिख रहा है। आपने शायद कुछ लोग कहें सर ये सीटिंग अरेंजमेंट हमने देखा है, लेकिन ये लोकसभा भी तो हो सकती है। नहीं, ये राज्यसभा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कारपेट रेड है। लोकसभा में ग्रीन कारपेट होता है। याद करने का तरीका, लोकसभा इलेक्शन में आम जनता वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम दर्ज है वो वोट करते हैं, अपने अपने क्षेत्र से लोकसभा के एमपीज को भेजते हैं। तो यानी कि आम जनता, रूट्स ग्रीन, ऐसे कनेक्ट कर। नाम की बात करें, अपर हाउस तो आपको पता लगा, साथ में इसको हाउस ऑफ एल्डरलीज भी कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मिनिमम जो एज है राज्यसभा के लिए वो 30 ईयर्स है, लोकसभा के लिए मात्र 25 ईयर्स है। ये माना गया कि हमें कुछ सीनियर लोग चाहिए, अनुभवी लोग चाहिए, ऐसे लोग जो शायद आम चुनाव से भले ही जीत कर ना आए हों पार्लियामेंट में, लेकिन उनको हम दूसरे रूट से लेकर आएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से लाएंगे या नॉमिनेशन से लाएंगे। हम चाहते हैं कि डिबेट्स में वो अपने क्वालिटी व्यूज दे। ये ओरिजिनल आइडिया था। अब आपसे कहा जाए कि अगर एक और नाम की बात करें, इसको फर्स्ट हाउस कहेंगे कि सेकंड हाउस कहेंगे? शायद आप में से कुछ लोग कहें सर ये अपर हाउस है, हाउस ऑफ एल्डरलीज है, तो बड़ों को तो पहले रखना चाहिए ना, तो इसको फर्स्ट हाउस कहेंगे। ये बात गलत हो जाएगी, इसको हम सेकंड हाउस कहते हैं। कारण अगर कुछ कानूनी प्रक्रियाओं की बात करें, यानी कि बिल्स की बात करें, तो ऐसे में लोकसभा को प्राइमेसी दी गई है। जैसे कि देश का बजट वो कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? केवल लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, राइट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स है, लेकिन फिलहाल हम 245 रखते हैं। 5 मेंबर्स को हमने रखा हुआ है फ्यूचर में एडजस्टमेंट के लिए, कंसिडरिंग सिनेरियो ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एंड अक्साई चिन। अगर आपसे एक स्टेटमेंट आए कि राज्यसभा में मेंबर्स केवल इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, क्या वो बात सही होगी? गलत होगी। इनडायरेक्ट इलेक्शन के साथ साथ 12 नॉमिनेशन से भी तो आते हैं। नॉमिनेशन का क्या मतलब है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो एक लिस्ट देते हैं राष्ट्रपति साहब को कि सर ये नाम है कुछ, इनको आप राज्यसभा का मेंबर बना दीजिए। तो राष्ट्रपति साहब कहते हैं ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे में वो नॉमिनेशन हुआ, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। 233 सीट्स इलेक्टेड एंड 12 जो है वो नॉमिनेशन के लिए होती हैं। ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन में क्राइटेरिया क्या है? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। नेमोनिक याद रख सकते हैं आप, ALSS, ठीक है। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट हुए, तो किस कैटेगरी से हुए? ऑप्शंस थे आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स ने कहा इतना बेसिक सवाल हमें हल्के में लिया हुआ है क्या? तो स्पोर्ट्स है। वो गलत हो गया, क्योंकि आंसर था सोशल सर्विस, क्योंकि स्पोर्ट्स जैसी तो कोई कैटेगरी है नहीं ना। ये माना गया कि सचिन जब खेलते थे तो देश एकजुट हो जाता था, सोशल सर्विस। नाउ जो 4th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो लिस्ट लगी हुई है, 4th शेड्यूल कहता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी राज्यसभा में किसी स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करेंगी। यानी कि जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा, उसका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में ज़्यादा। जैसे कि यूपी की 31 सीट, हरियाणा की 5 और राजस्थान की 10। नाउ हु इलेक्ट राज्यसभा मेंबर्स? ध्यान रखिएगा, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ध्यान रखिएगा एमएलएज चाहे राज्य के हों या ऐसी यूटीज के हों जहां पर लेजिस्लेचर होता है, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अब हमारा आर्टिकल 83 कहता है कि देखिए राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए लोकसभा में हम इलेक्शन कराते हैं, तो एक समय पर जैसे 5 साल बाद कंप्लीट मेंबर्स का टाइम आ गया, अब नया इलेक्शन होगा, नए मेंबर्स आएंगे। लेकिन राज्यसभा के केस में हमेशा कुछ ना कुछ मेंबर्स वहां पर होते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? वो इस तरीके से 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर, यानी कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो है रिटायर हो जाते हैं। तो हर 2 साल में हो रहे हैं ना, यानी कि कुछ ना कुछ तो होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी राज्यसभा के इलेक्शंस चर्चा में हैं, तो जो मेंबर्स अभी इलेक्ट होंगे, तो अब 1/3 2 साल बाद जाएंगे, फिर 1/3 2 साल बाद जाएंगे, फिर 1/3 2 साल बाद जाएंगे। तो जो आज इलेक्ट हो रहे हैं, इनका नंबर रिटायरमेंट का कब आएगा? 6 साल बाद आएगा। तो इस तरीके से ये एक सर्कल चलता रहता है। तो यानी कि 6 ईयर्स जो है वो मेंबर्स की टेनर होता है। अगर आपसे पूछा जाए
एक स्टेटमेंट आ जाए कि राज्यसभा का टेन्योर 6 ईयर्स होता है, तो मुझे बताइए स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो ट्रू है ना, यहां लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कारण राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो तो आया तो वो रहेगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मेंबर्स रहेंगे वहां पर। लोकसभा थोड़ी ना है कि 5 साल मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है। क्लियर है बात। अगर स्टेटमेंट आए राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर 6 ईयर्स होता है तो वो बात ठीक है। ठीक है, हाउस का टेन्योर नहीं होता राज्यसभा, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशंस क्या है? एक तो आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, साथ में 30 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। अभी आपको बताया, ऐसा ना होना चाहिए कि आप किसी दूसरे सरकारी पद से भी लाभ ले रहे हो, यानी कि आप चाह रहे हैं कि मैं राज्यसभा का मेंबर भी हो जाऊं, साथ में किसी और गवर्नमेंट पोजीशन से मुझे एडिशनल सैलरी मिलती रहे। ऐसा नहीं हो सकता। नॉट टू बी अनसाउंड माइंड एंड इंसॉल्वेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनसाउंड माइंड, भाई जिम्मेदारी का पद है तो जिम्मेदारी निभाएं। इंसॉल्वेंट यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए बैंकरप्ट हैं, यानी कि आप पर इतना ज़्यादा उधार है कि आपके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे भी आप पूरा नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। नाउ वैकेंसी, देखिए वैकेंसी कैसे हो सकती है। एक तो होता है कि भाई 6 साल काम पूरा हो गया अब आपका, अब वहाँ पर इलेक्शन होने। दूसरा, या तो डेथ हो जाए या फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए या फिर रेजिग्नेशन दे दें आप। तो इस केस में अगर देखिए, अगर मान लीजिए आपका टाइम पूरा हो गया, यानी कि 6 साल पूरे हो गए, तो फिर तो फॉर्मल इलेक्शन होना है। ठीक है, इस बीच वैकेंसी होने के 3 तरीके होते हैं। अब इन 3 तरीकों में फिर क्या होगा? मान लीजिए 6 साल का आपका टाइम था, 3 साल हुए और आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया या आपका रेजिग्नेशन हो गया, तो ऐसे में आपकी सीट पर दोबारा चुनाव कराया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दोबारा चुनकर जो आएगा मेंबर, वो ऐसा नहीं कि अब 6 साल तक रहेगा, वो केवल रिमेनिंग पीरियड तक रहेगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। और ऐसा किस लिए किया गया? जिससे वो सर्कल है ना, वो 1/3 आफ्टर 2 ईयर वो बना रहे, वैसे का वैसा वो सिस्टम सेट रहे। फिलहाल राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कौन है? मिस्टर वेंकैया नायडू। ये रूल है कि राज्यसभा का चेयरमैन हमेशा जो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो पोजीशन होती है, यानी कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। नाउ इलेक्शन कैसे होता है? अब देखिए यहां पर 3 शब्द यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए 8 सीट हैं किसी राज्य में, टोटल 8 सीट हैं जिस पर चुनाव होने हैं, और टोटल नंबर जो कैंडिडेट्स आए हैं वो भी 8 आए हैं, तो फिर तो भाई चुनाव कराने वाली जरूरत ही नहीं है, यानी कि अब तो अनअपोज्ड 8 सीट थी और 8 ही कैंडिडेट हैं, उनको बना दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्सीड कर रहे हैं नंबर, यानी कि 8 तो सीट हैं लेकिन कैंडिडेट हैं 20, तो अब तो चुनाव कराना पड़ेगा। तो अब चुनाव, ये तो पहला स्टेप है, पहले तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो इस केस में तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अब सेकंड केस में चुनाव कराना पड़ेगा। चुनाव कराने के लिए 3 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और तीसरा सिंगल ट्रांसफर वोट। एक एक चीज आपको आराम से समझ में आ जाएगी। इनडायरेक्ट इलेक्शन तो आपको समझ में आ गया कि भाई आप तो वोट नहीं डाल रहे, आपके बिहाफ पे आपका प्रतिनिधि एमएलए वोट डाल रहा है, इस वजह से इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों? अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, हम यूपी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 403 सीट हैं, इसमें एनडीए यानी कि बीजेपी और उनके समर्थन वाले दल, उनके पास 273 सीट हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर जो सीट्स हैं राज्यसभा में वो 31 है, लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन है वो 11 सीट पे होने हैं। राइट, तो यानी कि फोकस हमें रखना है 11 सीट पे। अब सोचिए कि जब वोटिंग होगी तो ऐसे में अगर बीजेपी समर्थन वाली सीट 273 हैं, तो 273 यानी कि एमएलए ऐसे हैं जो बीजेपी कहेगी उस कैंडिडेट को वो पहली प्रेफरेंस देंगे। राइट, उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो इससे हमें पता लगा कि 273 आउट ऑफ 403 यानी कि 273 403 में से ये बनता है करीब 68%। तो क्लियर सी बात है भाई, अगर 11 सीट पर चुनाव होने तो उसमें से करीब 6 सीट तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको बनवाएगी। राइट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इससे एक और बात आपको पता लगी कि बीजेपी की सीट भले ही 273 हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 11 की 11 सीट पे वो जिसको चाहेंगे वही बनेगा। राइट, अदर पार्टीज को भी मौका मिलेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। राइट, ये वो नहीं है कि अच्छा जिसकी मेजॉरिटी है ज्यादा वो डिसाइड करेगा कि 11 की 11 पर कौन जाएगा, ऐसा नहीं है। राइट, तो अदर पार्टीज को अपनी स्ट्रेंथ यानी कि अपने एमएलए की स्ट्रेंथ यानी कि उनके नंबर्स के बिहाफ पर उनको भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में मिल रही है। इस वजह से हम यूज करते हैं वर्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये ध्यान आ गया, आपको समझ में आ गया बात। अलग अलग पार्टीज की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में हो पाना। क्लियर है बात। अब देखिए एक्चुअल इलेक्शन में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। जैसे ये एक पेपर होता है, उसको आप बैलेट बॉक्स में डालते हैं,
जैसे कि अगर आप में से किसी ने चुनाव में वोट दिया हो तो आपने ईवीएम का इस्तेमाल किया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, आपने बटन प्रेस किया और वो आ गया कि ठीक है आपका वोट रिकॉर्ड हो गया, राइट। लेकिन राज्यसभा इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, बैलेट पेपर का होता है। आप में शायद कुछ लोग कहेंगे ये तो बहुत पीछे चल रहे हैं, ईवीएम का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए कारण क्या है, क्योंकि बैलेट पेपर होता है और उसमें ना प्रेफरेंस देनी होती है 1 2 3। आप कहेंगे ये क्यों हम इतना कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूं। देखिए राज्यसभा इलेक्शन में बैलेट पेपर है, ठीक है। तो जैसे आप एक एमएलए हैं, आपको एक बैलेट पेपर मिला और उस पर 1 2 3 करके सीक्वेंस थी और आपको पता है कि भाई ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए 8 9 10 कुछ कैंडिडेट हैं। आपके पास चॉइस है कि आप प्रेफरेंस किसको देते हैं। तो आपने कहा ये मैंने कुछ काल्पनिक नाम लिए हैं, इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। पहला आपने प्रेफरेंस दिया केजरी को, ठीक है। सेकंड आपने दिया शाह को और थर्ड दिया आपने गांधी को, ठीक है। दूसरा कोई एमएलए आपके बराबर में, वो वोट करने गया, उसने अपने बैलेट पेपर में फर्स्ट पे नाम लिखा शाह, सेकंड पे लिखा गांधी और थर्ड पे लिखा केजरी। तो ऐसे अलग अलग बैलेट पेपर आ गए। अब आती है बात काउंटिंग की। काउंटिंग में पहले हमारा ध्यान केवल फर्स्ट प्रेफरेंस पे होगा। तो अब जैसे हमने पहला पेपर उठाया, हमने देखा केजरी, अच्छा ठीक है, केजरी की एक बास्केट बनाओ, उसमें एक बैलेट पेपर को डाल दो, डाल दिया हमने, ठीक है। दूसरा हमने बैलेट पेपर निकाला, अच्छा इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस शाह को है, ठीक है, शाह का अलग बनाओ, उसमें डाल दो। तीसरा बैलेट पेपर निकाला, अच्छा गांधी को है, ये हमने डाल दिया। फिर हमने चौथा निकाला, चौथा में देखा अच्छा शाह, तो चलो शाह को हमने डाल दिया। थर्ड हमने देखा फिर कौन है, केजरी, चलो केजरी को डाल दिया। तो इस तरीके से हम बैलेट पेपर निकालते रहेंगे और फर्स्ट प्रेफरेंस देखते रहेंगे और फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें अलग अलग जगह सेग्रीगेट कर देंगे। क्लियर है। अब केवल हमें ध्यान रखना है कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स हैं फर्स्ट प्रेफरेंस वाली जो सपोर्ट है वो मिल जाना चाहिए। अगर वो मिल गया तो यानी कि आपकी जीत सुनिश्चित है। अब आप कहेंगे वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा। इसका एक फॉर्मूला है, जितनी रिक्वायर्ड वोट आपको चाहिए उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स, आसान भाषा में भाई सीधी सी बात है, वोट करेगा कौन। अगर यूपी की बात करें, यूपी के एमएलएज ही करेंगे ना, तो यूपी के टोटल एमएलएज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स और +1 नंबर ऑफ राज्यसभा सीट का मतलब है जिस पर इलेक्शन हो रहा है। अब देखिए अभी अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स यूपी में कितनी हो सकती है 403 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट जिस पर चुनाव होना है। अभी आपको बताया 11 सीट, 11 लिखिए, फिर +1 कर दिया। अब इसमें जो टोटल में हमने एक और +1 कर दिया, ये फॉर्मूला कहता है, ठीक है, इसके साथ +1, तो ऐसे में 34.5 यानी कि 35 वोट आपको चाहिए। इसके बाद आप जो है राज्यसभा के एमपी बन जाएंगे। तो सारा समीकरण जो है इस पर होता है। एक वोट की वैल्यू को हम 100 पॉइंट मानते हैं, तो टोटल 3500 पॉइंट आपको चाहिए जीतने के लिए। एटलीस्ट 35 एमएलए शुड वोट फॉर द कैंडिडेट। तो यानी कि अब इस केस में मान लीजिए ये यूपी में चुनाव हो रहा है, तो अब हमें बस ये देखना है कि भाई किसके पास ये 35 जो हैं आ जाएंगी। तो 35 जिसके पास आ गया वो जीत गया। अब आप में से शायद कुछ लोग कहें कि सर मान लीजिए किसी के पास ऐसा हो रहा है कि 35 नहीं आ रही, ठीक है, अभी ये इशू चल रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए 5 ऐसे हमारे पास कैंडिडेट आ गए, उनके पास डिवाइडेड वोट्स हैं, तो हम सबसे पहले तो उस 5th वाले को हटाएंगे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, टोटल 3 सीट है। तो ऐसा करो, जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी थी, तो हमने आपकी वो निकाल ली, आपकी बास्केट निकाल ली। आपकी बास्केट का मतलब है कि भाई इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी थी। अब एक एक करके आपका बैलेट पेपर निकाला जाएगा। पहले बैलेट पेपर में देखा भाई फर्स्ट प्रेफरेंस तो आप थे, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस किसकी थी, सेकंड प्रेफरेंस पता लगा केजरी था। तो चलो भाई इस वाले बैलेट पेपर को हमने केजरी में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर इन्हीं का हमने दूसरा बैलेट पेपर निकाला। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये खुद थे, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस कौन था, तो सेकंड प्रेफरेंस पता लगा शाह था, तो चलो शाह को हमने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है। ऐसे हमने थर्ड निकाला। तो इस तरीके से हमने निकालते रहे और इनकी पूरी बास्केट को हम खाली कर देंगे और खाली करने के बाद देखेंगे अब किसी को मिनिमम वोट कोटा मिला कि नहीं मिला। अच्छा मिल गया, चलो बधाई हो आप बन गए हैं। क्लियर बात। तो इस तरीके से चलता है। इसी वजह से इसको सिंगल ट्रांसफरेबल कहते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या करा, हमने ट्रांसफर ही तो करी है वोट्स, राइट। यानी कि आपकी वोट वेस्ट नहीं जाने दी हमने। अगर आपने जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था वो नहीं जीता तो मन हल्का ना करें, आपने जिसको सेकंड प्रेफरेंस दिया था आपकी वोट काम आई और उसको जिताया है। क्लियर है। तो इस वजह से इसको हम ट्रांसफरेबल कहते हैं। मेंस लेवल पर एक डिस्कशन आता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ट्रू विल को शो करता है लोगों की, यानी कि वोट वेस्ट नहीं होती, वो अलग डिबेट है। लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है ये समझ में आ जाना चाहिए कि वोट वेस्ट नहीं हो रही है, वोट ट्रांसफर हो रही है। क्लियर बात। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया ना। ओपन बैलेट सिस्टम, लिमिटेड फॉर्म ऑफ ओपननेस, मतलब क्या है। देखिए आपने बैलेट में जो सीक्वेंस दी है ना, आप शांति से जाइए और जो आपकी पार्टी के ऑथराइज एजेंट हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी वहां पर बैठाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चुनाव को करा रहा है, तो आप उस बैलेट पेपर को उनको दिखाइए और उसके बाद आप इस बॉक्स में डालिए। अगर आपने ये नहीं दिखाया तो ऐसे में आपका वोट जो है इनवैलिड माना जाएगा। क्लियर है बात। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखा गया है। अब एक और सवाल उठता है,
अगर मान लीजिए एक एमएलए जेल में है, वो कह रहा है कि भाई राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं और मेरी वोट जानी चाहिए, तो क्या ऐसे में वो उसको अपने अधिकार की तरह मान सकते हैं कि भाई मैं वोट देने जाऊंगा? आप में शायद कुछ लोग कहें सर राज्यसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, एमएलए को एक दिन के लिए बाहर ले जाइए और वहां पर वोट डलवा दीजिए, राइट? लेकिन ये अधिकार नहीं है। इट इज नो, एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोवाइड दैट नो पर्सन शेल वोट बाय एट एनी इलेक्शन इफ इज कन्फाइंड इन प्रिजन। तो प्रिजन में है तो आप वोट नहीं डालेंगे। ध्यान रखिएगा, एक मेंस का स्टेटमेंट, प्रीलिम्स का एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रपोजल्स आर रिक्वायर्ड? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार 30 से ऊपर हमारी एज होते ही एक काम तो जरूर करना है, राज्यसभा का इलेक्शन फाइट करना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन ऐसे ही थोड़ी ना है कि आप जाएंगे और राज्यसभा में अपना नॉमिनेशन दे देंगे, नहीं नहीं, उसके लिए क्राइटेरिया, नहीं तो बहुत सारे नॉमिनेशन हो जाएंगे। क्राइटेरिया क्या है? आपको नंबर ऑफ प्रपोजर्स चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो आपके राज्य से वोट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले कम से कम 10% वो एमएलए उस एरिया के वो आपका नाम समर्थन करें, जिससे कि ऐसे में राज्यसभा को लगे, इलेक्शन कमीशन को लगे कि हाँ आप टाइम वेस्ट नहीं कराओगे, सही में आपको कुछ एमएलए जो है सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो 10% ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर 10 मेंबर्स विच एवर इज लेस, इतना आपको चाहिए सपोर्ट, तब जाके आपका नाम वहां पर माना जाएगा, इलेक्शन कमीशन मानेगा आपका नाम। क्लियर है बात? आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे, दिमाग लगाइए, अभी हम 403 की बात कर रहे थे यूपी में, राइट? यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली का 403, तो उसका 10% कितना हुआ? 40। लेकिन यहां पर हमने 10 मेंबर्स विच एवर इज लेस कहा है, ठीक है? तो 10 एमएलए से भी आपका काम चल जाएगा। एक और सवाल आपके मन में आना चाहिए, सर मान लीजिए मेरे पास 10 एमएलए हैं, उनका समर्थन मैंने ले लिया कि भाई मैं इस बार राज्यसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने मुझे समर्थन दे दिया। क्या वही 10 एमएलए किसी और के नाम के लिए समर्थन कर सकते हैं कि इसको भी हमें चुनाव लड़वाना है राज्यसभा का? सोचिए, बताइए यस या नो। आप में शायद कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो धोखा हो जाएगा, राइट? जबकि ऐसा है नहीं। वेदर सेम प्रपोजल्स कैन प्रपोज द नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट, देयर इज नो बार, यानी कि ऐसा किया जा सकता है। देखिए यही बारीकियां होती हैं जहां पर एग्जामिनर खेलेगा यूपीएससी में, ठीक है। नो बार अंडर द लॉ अगेंस्ट इलेक्टेड प्रपोजिंग नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट, यानी कि मोर देन वन कैंडिडेट आप जो है प्रपोज कर सकते हैं। वो 10 ने आपका भी नाम प्रपोज करा, दूसरे का भी करा जा सकता है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इवन अ कैंडिडेट हिमसेल्फ कैन प्रपोज हिज नेम। जैसे आप सिटिंग एमएलए हैं, ठीक है, यूपी के, आपने कहा नहीं अब मैं, मेरे ख्वाब बड़े हैं, अब मैं राज्यसभा में जाऊंगा, तो आप अपना नाम भी वहां पर प्रपोज कर सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ दोस 10 या 10% आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बारीकियां हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट? 10,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है तो 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वेदर द प्रोविजन ऑफ 10 शेड्यूल इज एप्लीकेबल, मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप बीजेपी से एमएलए हैं, बीजेपी ने कहा कि भाई ये कैंडिडेट्स हैं, इनको इस बार वोट डालना है आपको, ठीक है, इनके समर्थन में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आना चाहिए। आपने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन वहां पर जाकर आपका मन बदल गया, आपने सपोर्ट कर दिया किसी और को, राइट? फॉर एग्जाम्पल दैट अनदर गाय केजरी। तो ऐसे में क्या आपके साथ कुछ होगा? मतलब आपकी जो सीट है क्या वो जाएगी, एमएलए की सीट? ऐसा नहीं होने वाला, तो इस बारे में आश्वस्त रहिए। यानी कि पार्टी आपके साथ कुछ अलग करे, आगे आपको टिकट दे या ना दे वो बात अलग है, लेकिन आप जो है एमएलए उस टाइम पर रहेंगे। वो जो 10 शेड्यूल, जो दल बदलू कानून है 10 शेड्यूल, वो आप पर इस केस में एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थीम बनती है, ध्यान रखिएगा इस केस को। क्लियर है बात? एग्जाम्पल दीजिए, मुझे लग रहा है आप भूलेंगे नहीं आप। इलेक्टेड एमएलएज वुड नॉट फेस एनी डिस्क्वालिफिकेशन जस्ट बिकॉज कि उन्होंने राज्यसभा में जो पार्टी कह रही थी उसके अलावा किसी और को वोट दे दिया। क्लियर है? अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए। Procedure for election of the members of Rajya Sabha is adopted from South African Constitution. The ideal of justice, socio-economic, political in the preamble is adopted from Japanese Constitution. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट्स में, फिर मिलते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन देख लीजिए जरा। इलेक्शन प्रोसेस फॉर राज्यसभा मेंबरशिप शॉर्ट नोट, ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा, पूरा इलेक्शन प्रोसेस आपके साथ डिस्कस हो चुका है, राइट? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।